स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि स्टील कैसे मैन्युफैक्चर की जाती है बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड बेसमर्स प्रोसेस। ठीक है, तो हम देखेंगे बेसमर्स प्रोसेस जिसको हम कहते हैं बेसमराइजेशन, इससे हम स्टील कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेकर आते हैं इसके लिए जो फर्नेस यूज होता है और इसको हम कहते हैं बेसमर कन्वर्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसमर कन्वर्टर है। ठीक है, इसको हम जो इस फर्नेस को हम कह रहे होते हैं वो क्या कह रहे होते हैं, बेसमर कन्वर्टर। ठीक है, VERTER, बेसिमर कन्वर्टर होता है ये। ठीक है, तो अब अगर इसका हम एक्सटर्नल व्यू देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो आउटर पार्ट जो होता है वो क्या होती है, ये स्टील होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये स्टील का आउटर पोर्शन जो है उसका सारा का सारा स्टील का बना हुआ होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक एक्सेस पे हमने इसको मेंटेन किया होता है, क्योंकि हम इसको फोर्स लगा के, यहाँ से फोर्स लगा के इसको हम थोड़ा सा टिल्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट करें इसके अंदर हमने मोल्टन मोल्टन आयरन डालना हो, कास्ट आयरन। ठीक है, अगर हम उसको इंट्रोड्यूस करवाना है तो हम यहीं से इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना, यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, क्या चीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ से, कास्ट आयरन को, जो मोल्टन फॉर्म में होगा उसको यहीं से इंट्रोड्यूस करवाना होगा, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ से टिल्ट करने के लिए भी मौजूद होता है। नेक्स्ट अगर हम इसका अंदर से देखें तो इसके ऊपर से तो ये स्टील है, लेकिन अंदर की जो लाइनिंग है इसके, वो फायर क्ले ब्रिक्स की, या हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की जो होती है वो लाइनिंग बनी हुई होती है। ठीक है, ये जो पूरी बनी हुई है उसकी लाइनिंग होती है। और ये किस लिए होती है, ताकि ये जो है वो रिफ्रैक्टरी होती है, यानी कि हाई टेम्परेचर को जो है ये हम कह सकते हैं बेयर कर सकती है, स्टैंड कर सकती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसमें ये हमारे पास ये पूरी जो है वो एक पियर शेप्ड सी बनी होती है, नाशपाती की सी शेप हमारे पास आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे नीचे ट्यूयर्स लगे होते हैं। ये ट्यूयर्स जो होते हैं ये क्या होती हैं, बेसिकली नोजल्स होती हैं, जिसमें से हम एयर को जो है वो अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो एयर हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो हॉट एयर होती है। यहाँ से भी ये नोजल बनी हुई है, इधर से भी हम हॉट एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें करते क्या है कि इसमें हम जो है वो कास्ट आयरन को ऊपर से, यानी मोल्टन फॉर्म में, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, मोल्टन फॉर्म में होती है। ठीक है, ये हमने लिख दिया, मोल्टन फॉर्म में हमारे पास कास्ट आयरन होता है, या जो आयरन मौजूद होता है। ठीक है, पिग आयरन भी कहते हैं इसको। तो वो हम क्या करते हैं, ऊपर से इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ से फिर हॉट एयर जो है वो यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हॉट एयर में क्या चीज होती है, हॉट एयर में हमारे पास ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो जो कास्ट आयरन है, बिकॉज कास्ट आयरन में हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो कास्ट आयरन है, अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास इंप्योरिटीज आ जाती हैं। कौन कौन सी इंप्योरिटीज आ जाती हैं, मैग्नीज आ जाती है इंप्योरिटी के फॉर्म में, सिलिकॉन आ जाती है, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, इसी तरह कार्बन, ये सारी इंप्योरिटीज मौजूद होती हैं। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि कास्ट आयरन जो है वो मोस्ट इम्प्योर फॉर्म होती है आयरन की, जो कि हमें एक्सट्रैक्शन के बाद हासिल होती है। अब जबकि हमने हॉट एयर इंट्रोड्यूस की, तो हॉट एयर में क्या होता है, हॉट एयर में हमारे पास ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, तो मोल्टन आयरन में ये चीज मिक्स हो गई। तो हम देखते हैं जब मोल्टन आयरन में ऑक्सीजन मिक्स होती है तो क्या होता है हमारे पास, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले जो चीज होती है ना वो ये होती है कि जो कार्बन होता है वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, यानी कि कार्बन की बर्निंग हो जाती है, वो जो मोल्टन कास्ट आयरन में मौजूद थी कार्बन, उसकी बर्निंग हो जाती है, और हमारे पास जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, और साथ में हमारे पास जो है, क्योंकि ये बर्निंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, बर्निंग हो रही है, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, गैस आ रही है, ये जो है हमारे पास ब्लू फ्लेम दे रही होती है। ठीक है, ये ब्लू सी हमारे पास फ्लेम से आ जाती है। ठीक है ना, ब्लू फ्लेम होती है, जिस तरह से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये ब्लू फ्लेम सी मौजूद है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रही होती है। ठीक है ना, कार्बन की बर्निंग से, और हम देखते हैं कि ये जो है वो रिमूव होती चली जाती है। जब ब्लू फ्लेम हमें नजर आना बंद हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि कार्बन जो है वो कम्प्लीटली हमने रिमूव कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बैलेंस भी करेंगे हम, इसको बैलेंस करने के लिए हमें हाफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहीं पर हमारे पास क्योंकि मजीद भी इम्प्योरिटीज हैं, जिस तरह से सिलिकॉन की इम्प्योरिटी मौजूद है, तो हम देखते हैं कि वो भी रिमूव होती है। और किस तरह से होती है कि सिलिकॉन का भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। ठीक है, और क्या बन जाता है, क्योंकि हॉट एयर है इसलिए वहां पे हाई टेम्परेचर, ये फर्नेस में, फर्नेस कहते हैं भट्टी को, भट्टी के अंदर क्या होती है, ये जो भट्टियां बनी हुई होती हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अंदर टेम्परेचर काफी हाई होता है, जिसकी वजह से हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, फिर मैंगनीज है, मैंगनीज का भी हम देख लेते हैं कि मैंगनीज भी जो होती है वो रिएक्ट कर रही होती है। ठीक है, किसके साथ, सॉरी, मैंगनीज के साथ भी रिएक्ट कर रही होती है, क्या चीज, ऑक्सीजन गैस रिएक्ट कर रही होती है, जो कि एयर, हॉट एयर से इंट्रोड्यूस हुई होती है, के थ्रू इंट्रोड्यूस हुई होती है। और हमारे पास यहाँ क्या बन रहा होता है, मैंगनीज ऑक्साइड बन रहा होता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास तीनों की तीनों देखिए इम्प्योरिटीज जो है वो इम्प्योरिटीज कुछ इस तरह से रिमूव हो रही होती हैं। ठीक है,
और हम देखते हैं कि यहाँ पर इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 2 लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी एक और भी यहाँ पर हमारे पास प्रोसीजर हो रहा होगा, और हम देखते हैं कि यहाँ पे बिकॉज हमारे पास क्या मौजूद है, आयरन, कास्ट आयरन मौजूद है ना, मोल्टन आयरन जो मौजूद है, ठीक है। तो वो मोल्टन फॉर्म में मौजूद है, तो वो भी ऑक्सीजन या हॉट एयर में से जो ऑक्सीजन होती है वो उसके साथ भी रिएक्ट करती है, और हमारे पास क्या बना लेती है, फेरिक ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। तो आयरन का भी क्या हो गया, ऑक्साइड आ गया, फेरिक ऑक्साइड आ गया, ठीक है। इस तरह से ये आ जाता है। इसको भी यहाँ बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ जस्ट 2 है, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे और यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है। तो अब आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लगा लेते हैं, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड की जो इम्प्योरिटीज हैं, ये क्या करती हैं, ये आपस में रिएक्ट कर जाती हैं, ठीक है। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगी तो क्या बना लेंगी कि ये एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास आ गए सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दूसरी क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों इम्प्योरिटीज जब रिएक्ट कर रही हैं तो क्या बना रही हैं, मैग्नीज सिलिकेट बना लेती हैं, SiO3, ठीक है। ये हमारे पास बन जाता है मैग्नीज सिलिकेट, और ये जो है वो हमारे पास स्लैग की फॉर्म में जो है वो आ जाता है, जो कि जो ये मोल्टन आयरन है ना, ठीक है। अब ये मोल्टन आयरन जो है, अब ये भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये पहले तो फेरिक ऑक्साइड में हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो फेरिक ऑक्साइड है ना, ये जो फेरिक ऑक्साइड है हमारे पास, ये क्या करता है, ये जो है वो मजीद रिएक्शन होता है, ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस होकर किस में चला जाता है, ये रिड्यूस होकर चला जाता है, हम देखते हैं कि रिड्यूस कहाँ होता है, किस तरह से होता है, कार्बन के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास एज इम्प्योरिटी मौजूद है वो कार्बन उसमें मौजूद होता है, ठीक है। तो वो उसके साथ रिएक्ट करता है, जितना हमारे पास बचा कुचा जो मोल्टन आयरन था, ठीक है ना, उसमें से जो कार्बन एज इम्प्योरिटी मौजूद था, तो जितना भी फेरिक ऑक्साइड कन्वर्ट हुआ था, तो वो जो इम्प्योरिटी में कार्बन मौजूद था, जो भी इधर इधर बर्निंग से रह गया होगा, वो यहाँ पर जो है वो उसके साथ फेरिक ऑक्साइड जो है वो उस कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा होता है, ठीक है। इसका हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं साथ में क्या बन रहा होता है, यहाँ पे जो है वो आयरन रिड्यूस होकर आयरन भी साथ आ रहा होता है, तो ये हमारे पास आ रहा होता है, ये रिएक्शन हो रहा होता है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 लगा देते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा फिर, और हम देखते हैं कि आयरन 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास आयरन हमें हासिल हो गई है ना, यहाँ पर हमें आयरन हासिल हो गई, और हम देखते हैं साथ के साथ कि यहाँ पे हमारे पास स्लैग जो है वो मैग्नीज सिलिकेट निकल गया, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन जो है वो रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। सिलिकॉन और मैग्नीज आपस में मैग्नीज सिलिकेट बना के स्लैग, जो कि हमारे पास ये देखें जो मोल्टन स्टील है ना, उसके ऊपर ये स्लैग आ रहा है, ठीक है। और हम इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये कितनी हमने जो है वो उसके अंदर से इम्प्योरिटीज को रिमूव किया है, उसी के अकॉर्डिंग देखें फिर हमारे पास मैग्नीज, ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नीज है ये, और हमारे पास जो कार्बन के कंटेंट है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना इसमें ऑलरेडी मौजूद रहे, ठीक है। और ये जो हाँ आयरन आ रहा है वो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज होंगी, बहुत माइन्यूट अमाउंट में होंगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम कितनी रखना चाहते हैं, क्योंकि स्टील में हमारे पास होता है, हम देखते हैं कि स्टील बेसिकली एलॉय है आयरन का दूसरे मेटल्स के साथ, ठीक है, या दूसरे सॉलिड्स के साथ, या दूसरे सब्सटेंसेस के साथ हम कह सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैग्नीज के साथ या किसी और सब्सटेंस यानी कि कार्बन के साथ, ठीक है। तो वो जो है आयरन का एलॉय होता है, तो ये आयरन बेसिकली है, और इसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज होंगी। लेकिन ये मोल्टन फॉर्म में ना, यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो स्टील आ रहा होता है ये मोल्टन फॉर्म में होता है, और इसमें हमारे पास बबल्स हो सकती हैं, ठीक है, गैसेस की। अब देखिए एयर जो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली जो मेन गैसेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, ऑक्सीजन गैस होती है और नाइट्रोजन गैस, जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में मौजूद होती है। और नाइट्रोजन गैस देखिए 78% होती है, ऑक्सीजन जो है वो 21% होती है। तो देखिए नाइट्रोजन गैस की जो है ना, फिर यहाँ पर क्या आ रहे होते हैं, बबल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर नाइट्रोजन गैस के जो है वो बबल्स आ रहे होते हैं, तो हमें अब उनको भी तो रिमूव करना है ना, उनकी तो हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि उनको रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। जब हम एल्यूमिनियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये हाई टेम्परेचर पे होता क्या है कि यहाँ पर ऐसे रिएक्शन होता है कि एल्यूमिनियम जो होती है वो रिएक्ट करती है किसके साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है, और बना लेती है एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना लेती है, ठीक है। और एल्यूमिनियम नाइट्राइड के फॉर्म में जो है वो हमारे पास यहाँ से रिमूवल हो जाता है किसका, नाइट्रोजन गैस के बबल्स मौजूद होते हैं उनके रिमूवल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड को हम बैलेंस किस तरह करेंगे, यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, और यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने देखा कि ये हमारे पास जो हॉट एयर के थ्रू नाइट्रोजन गैस जो कि इनर्ट गैस होती है, बाकियों के साथ रिएक्ट नहीं कर रही किसी भी चीज के साथ, तो वो हाई टेम्परेचर पे जो है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके उसको हमने एल्यूमिनियम इंट्रोड्यूस करवाया, स्पेशली कि जो मोल्टन आयरन के अंदर जो बबल्स
जो गैसेस एंट्रैप हो गई है, ठीक है, ट्रैप हो गई है उसके अंदर, एंट्रैप्ड हैं, तो हम उनको जो है वो रिमूव कर सकें। बाकी हमने देखा कि जो कास्ट आयरन थी उसमें बहुत सारी अमाउंट मौजूद थी कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज की, उनको हमने हॉट एयर जब इंट्रोड्यूस करवाई तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी उसके साथ, और उस ऑक्सीजन ने उनको ऑक्सीडाइज कर दिया और उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बना लिए, स्पेशली जो कार्बन था उसके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, ब्लू फ्लेम की सूरत में 10 से 15 मिनट लगते हैं और वो जो है ना सारे के सारा जो ब्लू फ्लेम होती है वो डिसअपियर भी हो जाती है। यानी कि इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द कार्बन जो है वो इम्प्योरिटी की फॉर्म में जो मौजूद था वो ब्लू फ्लेम या कार्बन मोनोऑक्साइड बन के जो है वो रिमूव हो गया। देन सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और मैग्नीज मैग्नीज ऑक्साइड बना लेते हैं और ये दोनों आपस में फिर रिएक्ट कर जाते हैं और मैग्नीज सिलिकेट बना लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, स्लैग होता है, ठीक है। और स्लैग जो है वो मोल्टन आयरन जो हमें हासिल होता है, जो किस तरह हासिल होता है कि पहले आयरन जो है वो ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज करता है आयरन को, और फेरिक ऑक्साइड आता है। वो फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो जो पिग आयरन या कास्ट आयरन जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया तो उसके अंदर जो बचा कुचा इम्प्योरिटी के जो कार्बन होता है उसके थ्रू जो है वो रिड्यूस हो जाता है आयरन में, ठीक है, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है, ठीक है। मजीद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिमूव हो गई, आयरन जो है वो रिड्यूस होकर आ गई, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड से। तो अब ये जो आयरन आई होती है जो हमारे पास मोल्टन फॉर्म में आकर जो स्लैग होता है वो उसके ऊपर जो होता है वो लेयर में मौजूद होता है। तो स्लैग को हम जो है वो क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और हमें हासिल हो जाती है जिसके अंदर एक कंट्रोल्ड अमाउंट में उसके अंदर कार्बन और मैग्नीज मौजूद हो सकते हैं, या इम्प्योरिटीज जो हम उसके अंदर थोड़ी बहुत जिस अमाउंट में रखना चाहते हैं ताकि हम स्टील की एक खास टाइप को जो है वो हम प्रिपेयर कर सकें। इस तरह से हमें स्ट्रेंथ भी हासिल होती है बिकॉज मैग्नीज के थ्रू स्ट्रेंथ आती है, ठीक है, और कार्बन के थ्रू भी हमारे पास जो है वो टफनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है, और मैग्नीज से हमारे पास जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंस भी आती है, ठीक है, स्टील के अंदर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बेसिमर कन्वर्टर यूज करते हुए बेसिमराइजेशन के थ्रू, एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं बेसिमराइजेशन, उसके थ्रू हमने स्टील को मैन्युफैक्चर किया।